हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। तो ये थर्ड वीडियो है। वैसे देखी जाए तो फिफ्थ वीडियो है, बट सिलेबस कवर वाइज थर्ड वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में अपन ने स्टेप्स 6 तक कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट स्टेप 7 पे आ रहे हैं, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सो ग्रॉस टोटल इनकम आपने कम पाँचों हेड से जो आपने इनकम को ऐड कर लिया, जितनी भी आपने इनकम प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की उसको आपने 5 हेड्स में क्लासिफाइड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सबको ऐड कर दिया, ठीक। और उसको ऐड करने के बाद आपको डिडक्शंस क्लेम करनी होती हैं, जिसको अपन अब पढ़ रहे हैं। तो डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? देयर आर डिडक्शन प्रिस्क्राइब फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। दीज डिडक्शंस आर फॉर थ्री टाइप्स की रहती हैं, जिसमें क्या है, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। इसको पढ़ो फर्स्ट जो है ना उसको। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, कुछ आप पेमेंट्स करते हो जिसके लिए आपको डिडक्शंस मिलती है, वो पेमेंट्स क्या हैं उसको अपन देख रहे हैं अभी। सेकंड क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। आपको इनकम्स कुछ किस ऐसी प्रकार की इनकम प्राप्त हुई हैं जिसको आपको डिडक्शन जिसकी आपको मिल जाएगी, तो वो इसमें कवर होंगी। थर्ड क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम। अदर इनकम, इनके अलावा कोई इनकम है तो उसकी आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी, वो इस पर कवर होगा। और अदर डिडक्शंस भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। आप कौन कौन से पेमेंट करोगे जिसके लिए आपको डिडक्शंस मिल जाएगी। कहने का मतलब आपकी इनकम उतने से कम कर दी जाएगी जितना आप पेमेंट करोगे, तो जिससे आपको टैक्स कम पे करना होगा। एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और उसके लिए आप प्रीमियम पेड करते हो तो आपको उसकी डिडक्शंस 80C के अंतर्गत मिल जाती है। 80C एक सेक्शन है, ठीक। तो उसके अंतर्गत आप अंदर आपको प्रीमियम पे करने पर डिडक्शंस मिलती हैं, ठीक। तो उतने से आपकी इनकम कम हो जाएगी प्रीमियम अमाउंट से। सेकंड पढ़िए, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविजंस फंड, पेंशन फंड। अगर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रखा है प्रोविडेंट फंड में या पेंशन फंड में तो उसकी आपको डिडक्शंस क्लेम कर पाओगे आप। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके भी प्रीमियम की आपको डिडक्शंस मिल जाएगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन के लिए कोई आपने लोन ले रखा है तो उसके लिए जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसकी भी आपको डिडक्शंस क्लेम कर पाओगे, मिल जाएगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पढ़े, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस। अगर आप रेसिडेंशियल हाउस है आपका जिसमें आप रहते हो, ना कि किराए पे चढ़ाया हुआ है, अगर जिसमें आप रहते हो उसके लिए आपने लोन ले रखा है और लोन लेने के लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसकी आपको डिडक्शंस क्लेम कर पाओगे आप, ठीक। 6 नंबर है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी नया इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपने ले रखी हैं उसके लिए आपने कोई लोन ले रखा है, इनको परचेज़ करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज़ करने के लिए कोई लोन ले रखा है, उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसकी डिडक्शंस आपको मिल जाएगी। 7 है, रेंट पेड। अगर आप कोई रेंट पे कर रहे हो तो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। और 8 पॉइंट है, डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ECC। अगर आप कोई डोनेशन कर रहे हो तो उसकी भी आपको मिलेगी, जो कि कवर होगा 80G के अंतर्गत, जो डोनेशन का रहता है सेक्शन, ठीक। 9th है, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उसकी भी क्लेम आप कर पाओगे, ठीक। कहने का मतलब क्लेम का क्या है, समझ रहे हो आप? डिडक्शंस क्लेम का मतलब क्या हुआ, आपने जो पांचों हेड से टोटल इनकम कमाई है उस इनकम को अपन कम कर देते हैं। जी आपके इस ऐसे माने जाते हैं कि आप इसमें पैसे लगा रहे हो तो आपको डिडक्शंस दे रहे हैं, जिससे कि जैसे 5 लाख की इनकम आपकी है तो वो 5 लाख की इनकम पे अगर 10% आपको इनकम टैक्स पे करना है तो 50,000 रुपये पे करना होगा। बट डिडक्शंस का प्रॉफिट आपको मिलेगा, बेनिफिट आपको मिलेगा। जितना भी आपने इन चीज़ों में लगा के रखा हुआ है पैसा, तो उससे आपकी इनकम कम कर दी जाएगी। जैसे 1 लाख रुपये आपने अपने पेंशन फंड में दे रखा है, 1 लाख रुपये आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पे करके रखा हुआ है, तो आपकी 5 लाख की जगह 4 लाख इनकम होगी। 1 लाख की आपको डिडक्शन मिल गई, तो इसको बोलते हैं डिडक्शन, कि आपकी इनकम को कम कर देते हैं। तो 4 लाख की जो आपकी इनकम बची है तो उस पर आपको 10% पे करना होगा, तो 4 लाख पे 40,000, तो कहने का मतलब है 10,000 रुपये का आपका टैक्स बच गया। तो डिडक्शंस आपने क्लेम कर ली 1 लाख की।
तो ये होती हैं डिडक्शंस। और सेकंड पॉइंट क्या है इसका, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। अब कुछ इनकम के लिए आपको डिडक्शंस मिल रही है तो वो इसमें कवर हो रहे थे। एग्जाम्पल क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉई, ठीक। और सेकंड है रॉयल्टी इनकम ईटीसी ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक्स, ठीक। थर्ड है रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, पेटेंट्स बोल रहा मैं, पेटेंट्स, रॉयल्टी ऑन पेटेंट, पेटेंट आपने करा रखा है उसके लिए आप कोई रॉयल्टी पे कर रहे हो तो उसकी भी डिडक्शंस आपको मिलती है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, अदर इनकम के लिए कोई डिडक्शन है तो उस पर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट, ठीक। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, उसकी भी डिडक्शंस आपको मिलेगी। अदर डिडक्शंस में एग्जांपल होगा आपकी डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, कोई आपकी डिसेबिलिटीज़ है जिसके कारण आपकी इनकम को ही छोड़ दिया जाता है। तो इसको अपन ने देख लिया। और स्टेप 8 होगा टोटल इनकम का, जो कि कैसे निकालेंगे आप, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, डिटर्मिनेशन और द रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा, उसके बाद क्लासीफाई द इनकम अंडर 5 हेड्स जो कि बता रखे थे, सैलरी फर्स्ट, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, थर्ड है बिजनेस प्रोफेशंस की इनकम BGBP, एंड फोर्थ है आपकी कैपिटल गेंस की इनकम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और फिफ्थ है अदर सोर्स की इनकम, ठीक। तो इन पांचों हेड को आपको ऐड करना है, ठीक। क्लासीफाई इनकम अंडर हेड्स 5 हेड जो कि आपके नीचे दे रखी हैं, आप देख रहे हो। फिर इन सब का कंप्यूट करो, कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग फॉर परमिसिबल डिडक्शंस एग्जम्पशन देयर अंडर, ठीक। तो बहुत से रूल्स रहते हैं जिससे इनको कैलकुलेट करना होता है, बहुत टफ रहता है। फिर अप्लाई क्लबिंग प्रोविजंस, ठीक। क्लबिंग के प्रोविजंस को अप्लाई करो। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करो। उसके बाद में GTI लास्ट में कंप्यूट करो, ग्रॉस टोटल इनकम। इन सबको करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आप रेसिडेंशियल स्टेटस कर लोगे, फिर उसके बाद पाँचों हेड की इनकम को कंप्यूट कर लोगे, उनको ऐड कर दोगे, और कोई क्लबिंग होनी है किसी और की इनकम को उसको क्लब कर लोगे, और फिर लास्ट ईयर का अगर लॉसेस वगैरह तो उनको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, और कंप्यूट द ग्रॉस उस जिस इन सबको करने के बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, जिसमें से आपको डिडक्शंस लेस करने हैं तो टोटल इनकम आ जाएगी। स्टेप नंबर 9 रहेगा एप्लीकेशन ऑफ द रेट्स ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम। अब जो टोटल इनकम आई है उस पर आपको टैक्स लगाने हैं, तो टोटल इनकम को ही क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। अब उसकी भी एक रूल है जिससे कि डायरेक्टली ऐसे टैक्स नहीं निकलता है 10% 20%, जो मैं अभी बोल रहा था ना कि डायरेक्टली 10% लगा दिया, तो वो ऐसे नहीं निकलता है, वो तो एग्जाम्पल था। बट हाँ, इसकी भी रूल है जिसको स्लैब रेट से लगते हैं इस पर। तो अभी देखी जाए तो 250 तक अगर आप इनकम कमा रहे हो तो उसको आपको ज़ीरो, मतलब कोई भी नील रहता है, टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी ये प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम 2,50,000 या उससे कम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 2,50,000 से ज़्यादा है, इंडिविजुअल के केस में बता रहा हूँ, ठीक। इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन के लिए, जिसमें HUF इंडिविजुअल HUF ETC के लिए, ठीक है। 3 स्लैब रेट्स हैं एंड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक। 250 तक लिमिट एग्जेम्प्ट है, और 250 से नेक्स्ट 250 मतलब 5 लाख तक। पहले 2,50,000 तक नील, और 2,50,000, अब 2,50,000 से 5 लाख मतलब सेकेंड 2,50,000 पर 5% की टैक्स रखता है, ठीक है। और इसको रीड ही कर लें क्या, चलो इसको रीड कर लेते हैं आराम आराम से। सो द रेट ऑफ टैक्स फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ assessee आर prescribed by the annual finance act. For individual HUF ETC there is a slab rate and basic exemption limit. At present the basic exemption limit is 2,50,000 for individuals. This means that no tax is payable by individual with total income of up to rupees 2,50,000. 2,50,000 तक आप प्रीवियस ईयर में अगर इनकम कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। Those individuals whose total income is more than 2,50,000 but less than rupees 5 lakh मतलब next 2,50,000 पर आपको कितना टैक्स पे करना है, तो हैव टू पे टैक्स ऑन देयर टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ 2,50,000 at the rate of rupees 5%. However,
रेसिडेंशियल इंडिविजुअल इन दिस स्लैब एंजॉय रिबेट ऑफ लोअर ऑफ ₹12,500 और टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 27A। तो एक रिबेट भी मिल जाती है अगर आपकी इनकम प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है, तो जिसको अपन 27A जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट एक और स्लैब रेट होता है जिसमें क्या रहता है, टोटल इनकम बिटवीन 5 लाख। अभी तक अपन ने देखा 2,50,000 तक नील, नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% मतलब 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक कितना रहेगा, 20% टैक्स है, ठीक। सो द हाईएस्ट रेट, और इसके ऊपर भी हाईएस्ट रेट है जो कि है 30%, ठीक। तो कंपनी उस पर कितना लगता है, 30% के रेट से उन लोगों को टैक्स पे करना होता है, जो कि 10 लाख से ऊपर का माना जाता है, ठीक है। तो 10 लाख तक कितना रहता है, 20%, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उस पर आपको 30% टैक्स पे करना होगा। और अगर आप इंडिविजुअल या HUF नहीं है, अगर आप कंपनी है तो आप पे 30% का रेट लगेगा, आपको ये बेसिक एग्जामिशंस नहीं मिलेंगी, जो कि 2,50,000 तक नील की बात की मैंने, वो नहीं मिलेगी आपको, डायरेक्टली 30% पे टैक्स करना होगा। इसको जो बोल्ड में उसको पढ़ लो। हाउएवर न्यू सेक्शन 115 VAC प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर concessional slab rates to individual and HUF subject to certain condition which have been discussed later on this chapter, ठीक है। स्टेप 10 क्या है आपका, सरचार्ज रिबेट अंडर सेक्शन 27A, ठीक। सरचार्ज और रिबेट क्या है, सरचार्ज के बारे में पढ़ते हैं। सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स पेबल ओवर एंड एबव द इनकम टैक्स। सरचार्ज मतलब, सरचार्ज का वर्ड देख रहे हो, सरचार्ज मतलब चार्ज की, इनकम टैक्स लगने के बाद भी आपके ऊपर चार्ज कर रहे हैं और टैक्स, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा इनकम कमाते हो, मतलब ज़्यादा ही आपको फ़ायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट थोड़ी छोड़ने वाली है, वो कहेगी भाई मेरे को दो, ठीक। और रिबेट उसके हिसाब से दूसरा अपोजिट साइड वो आपको रिबेट दे देगी। अगर आपकी इनकम इतनी ही कम है कि आप पे ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रिपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। तो सरचार्ज एंड रिबेट दोनों अपोजिट है। तो सरचार्ज में क्या है, इसको पढ़ते हैं। सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स पेबल ओवर एंड एबव द इनकम टैक्स। सरचार्ज इज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स where total income exceed rupees 50 lakh. The rates of surcharge applicable to 4 different slabs of total income are discussed later on this chapter. 50 लाख से अगर एक्सीड कर रही है आपकी इनकम प्रीवियस ईयर में, तो आप पे सरचार्ज लगेगा, ठीक। रिबेट का क्या है, 27A जो कि डिडक्ट होता है। तो इसका क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हु आर इन द 5% टैक्स स्लैब, ठीक। 87A जो रहता है सेक्शन प्रोवाइड्स अ रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेबल बाय एन assessee बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम, मतलब आपको उसके लिए इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है प्रीवियस ईयर में, तो आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी। तो द रिबेट शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर और एन अमाउंट ऑफ 12,500 विच एवर इज लेस, ठीक। स्टेप 11 क्या रहता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आप पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो जो कि आपका क्या है, द इनकम टैक्स एज इंक्रीज्ड बाय द सरचार्ज और एज रिड्यूस्ड बाय द रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ एप्लीकेबल इज टू बी फर्दर इंक्रीज बाय एन एडिशनल सरचार्ज called health and education cess of income tax at the rate of ₹4% of income tax plus surcharges if applicable। अगर आप पे एप्लीकेबल है सरचार्ज भी, जो कि मैंने ऊपर बताया था आपको, वो सरचार्ज भी लग रहा है, और आपके जो इनकम टैक्स की रेट्स हैं इन दोनों को जोड़ने के बाद उसके ऊपर आपको 4% अलग से टैक्स पे करना होगा, जिसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। क्योंकि काय पे लगेगा, इनकम पे नहीं लगेगा जी। 4% जो एजुकेशन सेस और हेल्थ एजुकेशन सेस है जी, इनकम पे नहीं लगेगा। इनकम टैक्स जो आप निकालोगे इसके पहले, सरचार्ज जो आपने निकाला और टैक्स जो आपने निकाला स्लैब रेट से, उस जो टैक्स निकला उसके ऊपर 4% लगेगा, ठीक है।
स्टेप 12 क्या है? एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एडवांस टैक्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि जो आपको एडवांस में पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि टैक्स कब देना रहता है? प्रीवियस ईयर की इनकम कमाने के बाद। अगर आपने लास्ट ईयर में जो इनकम कमाई है उसका आपको टैक्स देना है नेक्स्ट ईयर में। तो उस टैक्स में अगर आप रेगुलर पे करते जाते हैं और आपको लगता है कि मतलब गवर्नमेंट देखती है कि आपको आपका टैक्स तो ईयरली बेसिस पे इतना बनता ही है, तो क्या रहता है आपके द्वारा बीच में ईयर के बीच में आपके द्वारा जो टैक्स ट्रांजेक्शन्स कर ली जाती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको आपको एक बेनिफिट देती है कि आप एडवांस में ही टैक्स पे कर लीजिए, जिससे कि लास्ट में आपको बर्डन ना आए। तो आप पहले ही एडवांस में टैक्स पे करके रखते हैं, ठीक। और लास्ट में जब असेसमेंट होती है तो उसमें जो आप सेल्फ असेसमेंट निकालते हो करते हो टैक्स, तो उससे आपको इसकी डिडक्शंस मिल जाते हैं। डिडक्शन नहीं बोलते हैं, जो आप पहले पे कर चुके हो तो उसको कम कर दिया जाता है। और वैसे ही होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टीडीएस। टीडीएस क्या होता है कि आपने जहाँ इनकम कमाई और आपकी इनकम आपके पास आई है टैक्स, आपका टैक्स कटने के बाद, तो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, जहाँ सोर्स है इनकम का। जैसे कि आप ले सकते हो बैंक का इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो बैंक क्या करेगा, उस इंटरेस्ट पे आपको जितना टैक्स पे करना है अपनी इनकम, वो आपकी इनकम बन जाएगी जितना आपको टैक्स पे करना है। तो उस टैक्स को बैंक जो है वो अपने आप ही रिड्यूस कर लेगी आपकी इनकम से, और रिमेनिंग पेमेंट बैलेंस को आपको पे कर देगी। तो जो इंटरेस्ट पर टैक्स कलेक्ट कर लिया है बैंक ने, जो डिडक्ट कर लिया है, तो उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। सोर्स क्या था आपका? बैंक से इनकम अराइज हुई थी, वहीं बैंक ने आपकी उस इनकम पर जितना टैक्स लगना था वो डिडक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, तो सोर्स पे ही आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, तो टीडीएस आपका कट गया। तो इसकी आपको कट मतलब आप इसको क्या कर दो, क्लेम कर लोगे जब आप फाइनली अपना टैक्स पे करोगे, अपनी असेसमेंट करोगे प्रीवियस ईयर की इनकम की, तो आपका जितना टैक्स निकल रहा होगा उसमें से इस टीडीएस को काट देंगे जो कि आप पहले ही दे चुके हो। ऐसे ही एडवांस टैक्स को भी लेस कर दिया जाता है जो कि आप पहले ही पे कर चुके हो। इसकी डेट्स रहती हैं, आपको एडवांस टैक्स कब पे करना रहता है? बिफोर 15th जून, 15 सेप्टेम्बर, 15th दिसंबर एंड 15th मार्च, डेट्स रहती हैं, ठीक है। एडवांस पे करना हो तो 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। एग्ज़ाम्पल वगैरह दे रखे हैं, इसको देख लीजिए, कोई ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है आपकी नेट के लिए। टैक्स पेबल, टैक्स रिफंडेबल, ठीक। स्टेप 13 क्या है? टैक्स पेबल, टैक्स रिफंडेबल। ये लास्ट रहता है। आपने टोटल इनकम निकाल ली, हर चीज़ उसमें से लेस कर दी। पहले आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि आपने अपना रेसिडेंशियल स्टेटस देखा। सेकंड नंबर का क्या रहता है? कंप्यूट किया टोटल पाँचों हेड्स की इनकम को। थर्ड स्टेप क्या रहता है? पाँचों हेड की इनकम को मर्ज कर दिया। उसके बाद उसमें जितनी भी डिडक्शंस रहती हैं उसको क्लेम कर लिया, और फिर उसके बाद क्लबिंग कर ली इनकम की, किसी और की इनकम को आपने क्लब कर लिया। क्लब करने के बाद आपने डिडक्शंस को क्लेम कर ही ली थी, और फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी हो गया। उसके बाद जो इनकम आई वो आपकी क्या होगी? टैक्सेबल इनकम, जिस पे आपने टैक्स पे कर दिया और उस पर आपने सारी वो चीज़ें लगा दी। तो इस मतलब एजुकेशन सेस वगैरह, तो इस सब को आपने लगाया, और अगर एडवांस टैक्स था तो उसको लेस कर दिया जो कि फ़ाइनल टैक्स निकला था उस पर। तो ऐसे करके आपका जो टैक्स बचा हुआ है, जो दो प्रकार का हो सकता है, या आपको देना पड़ सकता है गवर्नमेंट को, या आपको मिल सकता है गवर्नमेंट से। मिल सकता है का मतलब आपने एक्स्ट्रा एडवांस टैक्स दे रखा है, आपका टीडीएस ज़्यादा कट चुका है, उतनी आपकी इनकम नहीं बैठ रही क्योंकि आपने क्लेम कर चुके हैं, आप एग्जेम्पशंस इतनी ज़्यादा डिडक्शंस ले चुके हैं जिससे कि आपकी इनकम कम हो गई थी, तो टैक्स कम लग रहा था, बट आप एडवांस में पे कर चुके हो ज़्यादा। तो उसकी उसमें उस केस में आपको क्या होगा? टैक्स रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है।
और या फिर अगर आपकी इनकम इतनी ज़्यादा थी, ये सारी चीज़ करने के बाद भी आपको टैक्स पे करना है, तो उसको बोलते हैं टैक्स पेबल। तो स्टेप 13 में दोनों चीज़ें हैं, टैक्स पेबल भी और टैक्स रिफंड भी। रिफंड भी निकल सकता है या पे करना हो सकता है। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है आपको ये पता है? रिटर्न ऑफ इनकम, तो चलो ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नहीं इसको और कवर कर लेते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन से आएंगे। तो द इनकम टैक्स एक्ट 19, हाँ रिटर्न ऑफ इनकम को पढ़ रहा हूँ। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स प्रोविज़न फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कहने का मतलब होता है RTI बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम क्या बोलते हैं? ROI। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब होता है, आप बोलते हैं ना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना है, तो वो यही होती है रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम की रिटर्न। ठीक, तो रिटर्न ऑफ इनकम इज़ द फॉर्मेट इन विच द assessee फर्निश द इंफॉर्मेशन एज टू हिज टोटल इनकम, अपनी इनकम की टोटल इनकम की इंफॉर्मेशन को फर्निश करता है। ठीक है, तो इनकम एंड टैक्स पेबल, द फॉर्मेट फॉर फिलिंग द ऑफ रिटर्न वाइल डिफरेंट असेसी इज़ नोटिफाइड बाय द CBDT। असेसी डिफरेंट्स होते हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन कि आप HUF हो, इंडिविजुअल्स हो, ठीक, तो ऐसे एसेसीज होते हैं, कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, आप ऐसे इंडिविजुअल्स हो, आप नॉन रेजिडेंट हो, आप रेजिडेंट हो, तो ये सारी चीज़ें अपन को देखना रहेगा, स्टेटस से पता होगा, उसके बाद ही आप पे टैक्स लाइबिलिटी बैठेगी कि आप क्या, आपको कितने आपके ऊपर क्या टैक्स लगेगा। द पर्टिकुलर ऑफ इनकम अर्न अंडर द डिफरेंट हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम and tax payable by the assessee are required to be furnished in the return of income. In short, a return of income is declaration of income by the assessee in the prescribed format। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन जो है इसको अगर आप पढ़ भी लोगे एक बार, जी वाली लाइन, जी वाली लाइन, ठीक है, तो इन शॉर्ट अ रिटर्न ऑफ इनकम इज डिक्लेरेशन ऑफ इनकम बाय द assessee in the prescribed format। ठीक है, the Act has prescribed due dates for filing return of income. In case of different assessee, companies and firms have a mandatorily file their return of income before the due dates. Other assessee are required to file a return of income subject to file fulfilling of certain conditions। ठीक, तो आज अभी इतनी वीडियो में रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो आप सभी को अगर अच्छी लग रही हो वीडियो, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा स्पीडली करके। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, या आपको कोई सजेशन हो जिससे कि आपको बेनिफिट मिले मेरे से, मेरे में कोई कमी हो तो आप उसको बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करूँगा, जिससे कि मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। आपके कोई सजेशंस हो जिससे कि अपन और इफ़ेक्टिवली इसको समझ सकते हैं एंड अपने टाइम को कम यूज़ करके, ठीक है, तो प्लीज़ बताइएगा एंड कमेंट कर दीजिए प्लीज़, कैसा लगता है आप लोगों को, बहुत टाइम जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सभी को जय हिंद।